नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। सिंधु बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल संत बाबा राम सिंह ने बुधवार को खुद को गोली मार ली, जिस वजह से उनकी मौत हो गई है। उन्होंने सिंधु बॉर्डर के पास आत्महत्या की है। बाबा राम सिंह करनाल के रहने वाले थे। उनका एक सुसाइड नोट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उनके हक के लिए आवाज बुलंद की है। सुसाइड नोट के मुताबिक संत बाबा राम सिंह ने किसानों पर सरकार के जुल्म के खिलाफ आत्महत्या की है। बाबा राम सिंह किसान थे और हरियाणा एसजीपीसी के नेता थे। संत बाबा राम सिंह ने सुसाइड नोट में लिखा कि किसानों का दुख देखा, वो अपना हक लेने के लिए सड़कों पर हैं। बहुत दिल दुखा, सरकार न्याय नहीं दे रही, जुल्म है, जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। संत बाबा राम सिंह आगे लिखते हैं कि किसी ने किसानों के हक में और जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं किया। कईयों ने सम्मान वापस किए। ये जुल्म के खिलाफ आवाज है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के कारण अभी तक कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। सोमवार को 2, मंगलवार को 1 किसान और अब बुधवार को संत बाबा राम सिंह की मौत हुई है। देश के किसान सड़कों पर हैं। वो संसद से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। विपक्ष भी उनकी आवाज को बुलंद कर रहा है। मुखर होते इस आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने इस बार शीतकालीन सत्र ना बुलाने का फैसला किया। सरकार के इस कदम पर विपक्ष हमलावर है। वो सरकार के इस फैसले को किसान आंदोलन पर चर्चा के डर का असर बता रहा है। दूसरी ओर सरकार सत्र न बुलाने के पीछे कोरोना को वजह बता रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि कोरोना महामारी के लिहाज से सर्दी के महीने में ये काफी अहम है। हाल ही में कोरोना केस में इजाफा हुआ है, खासकर दिल्ली में। अभी हम दिसंबर के मध्य में हैं और जल्द ही कोरोना वैक्सीन की उम्मीद की जा रही है। यानी कि शीतकालीन सत्र ना कराने के पीछे सरकार ने स्पष्ट तौर पर कोरोना महामारी को कारण बताया है। दूसरी ओर विपक्ष के अपने सवाल हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जब कोरोना काल में बाकी काम हो रहे हैं तो सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मसले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी, कोरोना काल में आईएएस की परीक्षाएं, नीट की परीक्षाएं संभव है, स्कूलों में कक्षाएं, यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं संभव है, बिहार बंगाल में चुनावी रैलियां संभव है, तो संसद का शीतकालीन सत्र संभव क्यों नहीं। जब संसद में जनता के मुद्दे ही नहीं उठेंगे तो लोकतंत्र का अर्थ ही क्या बचेगा। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सुपारी का संदूक, किसानों के कंधे पर बंदूक, इन साजिशी सुपारी को कोई सरकार देश के सभी तबकों के हित में बिना रुके थके काम करे, यह बात हजम नहीं होती। इसीलिए वो साजिशी सुपारी लेकर लोगों के बीच भय और भ्रम का माहौल पैदा करते रहते हैं। देखो, ये सब वो लोग हैं, साजिशी सुपारी का संदूक, किसानों के कंधे पर बंदूक। तो ये साजिशी सुपारी का संदूक लेकर के किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो लोग की सामंती सियासत के बहुत ही जांचे, बहुत ही परखे, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही प्रोफेशनल जो है वो प्लेयर्स हैं। और आज इनकी जो साजिश है, इस साजिशी सुपारी की जो सूरमा है, उनको जो है वो एक गरीब परिवार का व्यक्ति कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाए, कोई ऐसा सरकार हो जो गरीबों की, किसानों की, कमज़ोर तबकों के हितों के लिए बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम कर रही हो, तो उनको कभी भी हजम नहीं होगा। और वो हर दिन जो है वो साजिशी सुपारी ले करके और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सरकार को बदनाम करने और लोगों में भय और भ्रम का भूत खड़ा करने की कोशिश करते रहे। किसानों का जहाँ तक प्रश्न है, खुद प्रधानमंत्री जी ने, खुद कृषि मंत्री जी ने, खुद पूरी सरकार ने एक ही बात कही है कि किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि था, सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। और इन्हीं हितों को देख करके हमने जब आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर कृषक के
संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम शुरू किया, तो उसका परिणाम और उसका नतीजा बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। आज इसीलिए देश का ज़्यादातर अगर आप हिस्सा देखें तो किसान जो है खुशहाल भी है, उसकी आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली के रास्ते साफ हुए हैं और भी साफ होंगे। अगर फिर भी कुछ लोगों में, कुछ भाइयों में, कुछ कृषक भाइयों में किसी भी तरह का भ्रम है, तो उस भ्रम को किसी ने भ्रम पैदा भी किया है, तो सरकार ने उसमें कोई अहंकार नहीं दिखाया। सरकार ने कहा कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आपके अंदर, आपके दिमाग में किसी भी तरह का भ्रम है उसको हम दूर करेंगे। लेकिन अब दिक्कत ये हुई है कि आज भी ये जो सामंती सुरूर में चकनाचूर लोग हैं, वो आज भी जो है वो कुछ ना कुछ शोशेबाजी, कुछ ना कुछ अपनी किस्मत आजमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये साजिशी सुपारी इसी जनता के सरौते से ध्वस्त होगी। लेकिन हार के हाहाकार में जो है वो इस तरह का जो है वो हताशा नहीं दिखाई देनी चाहिए। हार और जीत का माहौल होता है, उन्हें ये बात एहसास हो सकता है, हो गया हो कि अब जो है वो उनकी विदाई का बैंड बाजा बज चुका है, तो लेकिन उससे मानसिक संतुलन बिगड़ना नहीं जाएगा। चुनाव के बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसका भी एहसास, क्योंकि वो तो राजनीति के खिलाड़ी की अच्छी, राजनीति के मैदान की अच्छी प्लेयर हैं, अच्छी खिलाड़ी हैं, तो उनको भी एहसास है कि ज़मीन की क्या हकीकत है। तो इसलिए अभी से जो है पेशीन गोई इसे कहते हैं। कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश में रार मची है। किसान लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं। विपक्ष इसे हवा दे रहा है तो सरकार इस कानून को मील का पत्थर बता रही है। और इस दौरान बाराबंकी में प्रगतिशील किसान पद्मश्री रामशरण वर्मा ने कहा कि इसके लागू होने से किसानों को लाभ होगा, किसानों को एमएसपी मिलेगी, अपनी फसल का मनचाहा रेट मिलेगा। कुछ दिन इसे देखा जाना चाहिए, एमएसपी पर खरीद हो रही है या फिर नहीं। किसानों के लिए दो रास्ते खुल चुके हैं, मंडी के साथ अपनी प्रोडक्ट को बाहर बेच सकते हैं। इधर रामशरण वर्मा का कहना है कि हम भी एक किसान हैं और हमारी भी सरकार से मांग है कि एमएसपी जारी रहनी चाहिए। हालांकि सरकार और पीएम मोदी का भी यही कहना है कि एमएसपी जारी रहेगी। सरकार बिल में संशोधन करने के लिए तैयार है। आपका क्या कहना है? नहीं, हम भी एक किसान हैं, हम भी यही मांग कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं एमएसपी हमारी जारी रखना चाहिए। और हमारी सरकार भी यही कह रही है, हमारे किसान भाइयों की सरकार ये भी कह रही है कि एमएसपी बराबर जारी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी बिल में संशोधन करने के लिए तैयार हैं कि हम लिख के देंगे एमएसपी जारी। लेकिन बिल की और दूसरी बात ये है कि जो अभी ये एमएसपी बराबर जारी रहेगी, दूसरी बात ये है मंडी की है। और हमारे किसान भाइयों को पहली बात तो बिल में कायदे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और अभी हमारे पास कुछ किसान आए थे, हमने उनसे पूछा तो हमारे किसान भाइयों को असली तौर पे बिल के बारे में भी जानकारी ही नहीं है। ये बात हम तो भाई सरकार को बहुत कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सुझाव दे। ये थोड़ी सी ज़रूर उसमें हुआ है ये कि पहले पूरी इसकी सारी बात हमारे किसान सरकार को बताना चाहिए था किसान भाइयों की ये बिल में ये अच्छाइयाँ हैं, तो ये बता दिया जाता तो हो सकता हमारा आंदोलन थोड़ा। लंबा चलते जा रहे किसान आंदोलन के बीच राज्य और केंद्र सरकार किसानों को अब अफवाहों के दौर से निकालने की जोर आजमाइश में जुट चुकी है। सरकार किसानों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि कृषि कानूनों पर झूठी अफवाहें फैलाकर विपक्ष उन्हें गुमराह कर अपना सियासी स्वार्थ साध रहा है। लिहाजा बात जिद से नहीं, चर्चा से बनेगी और आंदोलन का गतिरोध आपसी बातचीत से खत्म होगा। सरकार ने इसके लिए अब एक प्रश्नावली तैयार की है। यह प्रश्नावली कृषि कानूनों संबंधी उस प्रस्ताव पर तैयार की गई है जिसे सरकार ने पिछले दिनों किसान संगठनों के सामने विचार के लिए पेश किया था। इस प्रश्नावली में सवालों के जवाब भी साथ दिए गए, जिसका प्रचार विभिन्न माध्यम से किसानों के बीच उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए किया जा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि इस प्रश्नावली के जरिए किसानों को न केवल कृषि कानूनों के अहम पहलुओं से अवगत करवाया जाए, बल्कि किसान नेताओं को यह भी बताया जाए कि उनकी अधिकतर मांगों को स्वीकार करते हुए सरकार इन कृषि बिलों में संशोधन को तैयार है।
हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों के किसान कई दिन से नेशनल हाईवे 19 पर केजीपी केएमपी चौक के पास कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। मंगलवार को 52 पालों के पंचों की पंचायत हुई और इसके बाद इन्होंने 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार के नेतृत्व में धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया और उनकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वादा किया। इसके बाद धरना स्थल पर किसान बढ़ने से जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। अरुण जेलदार ने धरने पर किसानों से कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि वे जिले के प्रत्येक गांव में जाकर किसानों को धरना स्थल पर आने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा, काफी दिन से शादी समारोह के कार्यक्रम के चलते जिले के किसान धरना स्थल पर कम ही पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब किसानों की भीड़ बढ़ेगी। ऐसा है जी कि ये इलाका अब तक 11-12 तारीख तक शादी विवाहों में था। लोगों में जागृति आ रही है। जेलदार साहब जो 52 पाल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल एक पंचायत बुलाई थी। गांव-गांव में जाने के लिए एक टीम बना दी गई है और अब हर गांव में जाके यहाँ जो सैकड़ों में आते थे लोग, अब हजारों में आएंगे और इस आंदोलन को बहुत ऊपर उठाया जाएगा। या तो सरकार मान जाती है, नहीं तो यहाँ रेल भी रुक सकती है, हाईवे भी रुकेंगे। बहुत बड़ा काम हो जाएगा यहाँ यदि सरकार। जो हमारे भाई आज इतनी भारी तादाद में आ रहे हैं, हमारा इलाका ये जो ब्रिज का इलाका है अपने भाइयों का तहे दिल से खोलकर समर्थन करेगा और आज से आप देखेंगे तमाम इलाका यहाँ अपने भाइयों का स्वागत में और हर तरीका से, दूध से, दही से, खान पान से अपने भाइयों के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेगा जब तक हमारे भाई ये आंधेंगे। हर रात को 3 जन आए, वो कहने लगे तुम यहाँ क्यों रहते हो, तुम अपने घर जाओ, तुम पाकिस्तानी हो, तुम खालिस्तानी हो, हमको दिक्कत आती है जाने में आने में। और हम रात को पत्थर फेंके, फिर हमने पुलिस को बोला, फिर पुलिस उनको पकड़ के ले गई। हमारे साथ में ये अत्याचार कर रही बीजेपी। लगातार चल रहे किसान आंदोलन के ऊपर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि जहां सरकार नरमी दिखाते हुए नजर आ रही है, तो वहीं किसानों को भी थोड़ी सी राहत देने की जरूरत है। वहीं सुखबीर सिंह बादल के टुकड़े टुकड़े वाले बयान पर निशाना साधते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा कि पहले वो ही बीजेपी को अमन और शांति का प्रतीक मानते थे, तो अब टुकड़े टुकड़े बोल रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ विशाल ਹਿਰਦੇ करके संवेदनशील बंदे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में 19 दिसंबर को धरना देगी और इस दौरान गांधी प्रतिमा के सामने उपवास किया जाएगा। यह आयोजन पूरे प्रदेश में जिला और ब्लॉक स्तर पर होगा। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पहले वर्षों से सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड और विंध्य के किसानों के लिए उपवास पर बैठे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बाद अब रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की वृद्धि, सब्सिडी का भी पता नहीं, महंगाई डायन खाए जात है। अब की बार महंगाई बढ़ाने वाली भाजपा सरकार। लेकिन हमने सुना है कि दिग्विजय और कमलनाथ उपवास करने वाले और उपवास चाहे के लिए बोले किसानों के साथ अन्याय हो गया किसान कानून में। हाँ, उपवास तो करना चाहिए, लेकिन दिग्गी राजा तुम्हें उपवास इसलिए करना चाहिए कि तुम थे 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विंध्य की धरा पर तुमने बाढ़ सागर पूरा नहीं किया, विंध्य की धरती को वर्षों तक सूखा रखने का अपराध और पाप किया, तो दिग्विजय सिंह, कांग्रेस और कमलनाथ तुमने किया। तुमने नर्मदा जी का पानी इंदौर की, मालवा की धरती पर नहीं आने दिया, तुमने ग्वालियर को सूखा रखा, तुमने बुंदेलखंड को सूखा रखा, और कमलनाथ तुम उपवास करोगे जो जनता का हक ही खा गए। कर्जा माफी कह के बदल गए और इनने नहीं उनने भी कही थी दिल्ली वालों ने, राहुल बाबा 10 दिन में सबका माफ।
उस चक्कर में कहीं ने दिया नहीं तो रेगुलर डिफाल्टर हो गए। कर्जा माफ हुआ नहीं, ब्याज की गठरी सर पे धर दी। अरे तुमने तो पाप किया, प्रायश्चित करो, भूखे रहो, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए। कृषि कानून को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज गन्ना किसानों को लाभ देने वाला पूर्वोत्तर में बिजली और स्पेक्ट्रम को लेकर फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का निर्णय किया है। किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी जाएगी और इसमें 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए की आय भी किसानों को दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इससे 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा, 5 लाख मजदूरों को फायदा होगा। मंत्री के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर ही 5,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी किसानों को मिलेगी। इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश में खपत 260 लाख टन होती है। इस साल सरकार ने, और पिछले 3-4 साल से ये चल रहा है, तो देश में दाम इसके कारण कम है, तो किसान और उद्योग दोनों संकट में हैं। इस पर मात देने के लिए सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्यों ने रक्षा मामलों पर संसदीय समिति के बैठक से वॉकआउट कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसदीय समिति ने सशस्त्र सेनाओं की वर्दी पर चर्चा करके समय खराब किया, जबकि चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि सेनाओं को बेहतर तरीके से कैसे सुसज्जित किया जाए। आपको बता दें, बुधवार को रक्षा मामलों की संसदीय पैनल की एक मीटिंग बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद जुएल ओराम कर रहे थे। इस मीटिंग में अन्य सदस्यों के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि पैनल मीटिंग में सशस्त्र बलों की वर्दी पर चर्चा हो रही थी और इस पर राहुल गांधी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वर्दी के मुद्दे पर रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी खुद निर्णय ले सकते हैं। यहां पर सैनिकों के बेहतर तरीके से लैस करने और रक्षा तैयारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अध्यक्ष जुएल ओराम ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों का मुद्दा उठाना चाहते थे। हालांकि बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर राहुल गांधी पार्टी के 2 अन्य सदस्यों राजीव सातव और रेवंत रेड्डी के साथ संसदीय पैनल की मीटिंग का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। सपा से लेकर कांग्रेस और बसपा तक सूबे में अपनी सियासी जमीन वापस पाने के लिए योगी सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी यूपी के चुनावी रण में किस्मत आजमाने का फैसला किया है। केजरीवाल की सूबे में सियासी एंट्री से बीजेपी से ज्यादा सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए राजनीतिक चुनौती खड़ी होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने दावा किया कि यूपी के लोग भी दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते हैं। केजरीवाल का दावा है कि गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता यूपी को प्रगति के राह पर चलने से रोक रहे हैं। इसीलिए यूपी में स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल है। यूपी की जनता पुरानी राजनीति से त्रस्त हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल जैसे ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि आप
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो 70 सालों में पहली बार यूपी के नेताओं ने स्कूल अस्पताल की बात करना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बार उत्तर प्रदेश के नेताओं ने स्कूल अस्पताल की बात करनी शुरू की। उनके मुंह से स्कूल अस्पताल की बात निकलना शुरू हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब की हालत बहुत खराब है। अपराध के मामले में राजनीति और अपराधी मिलके काम करते हुए दिख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई मंत्री अचानक प्रतिक्रिया देने के लिए आगे आए और उन्होंने स्कूल पे खास तौर से बात रखी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो काम उनकी सरकार ने तथाकथित रूप से किया है, उसके लिए अपनी सरकार का काफ़ी गुणगान किया। सरकार का गुणगान करने से स्कूल नहीं सुधरते। सरकार का गुणगान करने से अगर स्कूल सुधरते तो सारी पार्टियां स्कूल सुधार चुकी होती। वहीं गोंडा जा रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बहराइच जिले के कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महिला मोर्चा के अध्यक्ष के घर पर रोक लिया, जबकि उन्हें एक जरूरी मीटिंग के लिए बहराइच होते हुए गोंडा जाना था। वहीं बहराइच में अचानक इस कार्यक्रम को देखकर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह नाराज हो गए और अपने ही कार्यकर्ताओं पर बिगड़ने लगे। तब आनन फानन में कार्यकर्ताओं ने उन्हें शांत कराकर गाड़ी में बैठाया और गोंडा के लिए रवाना किया। वहीं कार्यकर्ताओं को फटकार लगाने का ये वीडियो सामने आया है। अरे रुकिए रुकिए, आगे चलिए। अरे आगे क्या हो गया? यहाँ क्यों लेकर आए? फिर 12:30 बजे से बैठे क्या प्रोग्राम था? गाड़ी बैक करना था, जाना था सब लोग नहीं भाई के लिए ऐसा थोड़ा समय प्रमुख कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं 1 घंटा से। यार 1 घंटा से अध्यक्ष प्रमुख कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है, प्रभारी भी मौजूद है वहां पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने समीकरण और गठबंधन बनाने की कवायद शुरू कर दी है। बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी छोटे छोटे दलों को मिलाकर बड़ा गठबंधन बनाने की जुगत में है। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की लखनऊ में मुलाकात हुई और सपा से अलग होकर पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव की तारीफ भी ओवैसी ने की। ऐसे में माना जा रहा है कि ओवैसी यूपी में नए समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आपको बता दें, शिवपाल यादव ने भी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हुए धर्मनिरपेक्ष नेता बताया। और ऐसे में माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी 2022 चुनाव में छोटे दलों के मजबूत गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सर, क्या आम आदमी पार्टी के साथ भी बात होगी? क्योंकि उनके लिए अभी सर जो आपके सामने हम दोनों बैठे हैं और सर की लीडरशिप में हम लोग सब साथ खड़े हैं और काम करेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए यूपी में सारी राजनीतिक पार्टियों का एक होना जरूरी आपको नजर आता है? अभी तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब तो दूसरी बड़ी पार्टियों को देना पड़ेगा। सर, बंगाल में क्या बिहार की सफलता दोहरा पाएंगे? देखिए, अभी बंगाल का फैसला भी होना बाकी है, वो जब हो गया। देखिए, आप लोग अच्छी तरह पहले से भी वाकिफ हैं कि हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा साल भर हो गया, भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके हम लोग काम को शुरू किए, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा जी उनकी पार्टी है, श्रीमती कृष्णा पटेल जी की उनकी पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी है, बाबूराम पाल जी की पार्टी है, अनिल चौहान जी की पार्टी है, रामसागर बिंद की पार्टी है, रामकरण कश्यप की पार्टी है और भारतीय समाज पार्टी है। ये 8 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया और आप लोगों से भी मैंने कहा था कि इसमें और लोगों को हम ले आएंगे।
तो और लोगों को भी हम ले आएंगे और उसी कड़ी में हमारा प्रयास है कि इसको बढ़ाने के लिए मोर्चे में और ताकत पैदा करने के लिए तो बड़े भाई माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब से आज मुलाकात हमारी हुई है और ये भी आपके सामने उन्होंने बताया है कि हम भी मोर्चे में जो हमारी सोच है कि शिक्षा स्वास्थ्य दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है तो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। इसके लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। टीएमसी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार शाम को बंगाल विधानसभा पहुंचे शुभेंदु अधिकारी ने स्पीकर के ना होने पर सचिवालय को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को मेल भी कर दिया। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल के 65 विधानसभा सीटों पर अधिकारी परिवार की मजबूत पकड़ है। ये सीटें राज्य के 6 जिलों में फैली है। शुभेंदु के प्रभाव वाली सीटों की संख्या राज्य की कुल 294 सीटों के 5वें हिस्से से ज्यादा है। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी 1982 में कांधी दक्षिण से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन बाद में वे तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक बन गए। शुभेंदु अधिकारी 2009 से कांधी सीट से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। ये तो होना ही था। इसके पहले भी कई एमएलए टीएमसी छोड़ चुके हैं और हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। लोकसभा के पहले 3 पार्लियामेंट मेंबर रिजाइन करके भाजपा में शामिल हुए थे। रोज हजारों संख्या में टीएमसी छोड़ करके दूसरे पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं और टीएमसी पार्टी ऐसा है कि वहां रहने का लायक नहीं है लोगों का। ना लोकतंत्र है, ना किसी का सम्मान है, ना काम करने का अधिकार है। इसलिए बंगाल में जो परिवर्तन होने जा रही है उसमें जो शामिल होना चाहते हैं, बंगाल का विकास में जो योगदान देना चाहते हैं, वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जी के आने से बंगाल दौरे के दौरान ही उनका ज्वाइनिंग हो सकता है बीजेपी में। क्या है इस अपडेट? बाजार में ऐसा ही खबर है, लोगों की भी उम्मीद ऐसी है और घटना की गति प्रकृति उसी तरफ जा रही है। हम इंतजार गुजरात कांग्रेस में राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे परेश धनानी ने अपना इस्तीफा राज्य के पार्टी प्रभारी राजेश यादव को बुधवार को सौंप दिया। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने अपना इस्तीफा गुजरात में पिछले दिनों हुए उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार की वजह से दिया। ऐसे में गुजरात में नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गर्मा चुकी है। अहमदाबाद नगर निकाय से पहले गुजरात कांग्रेस के प्रभारी राजीव सातव राज्य में डेरा जमाए हुए हैं। उन्होंने पिछले दिनों उपचुनाव की हार की वजह को लेकर एक रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को भेजी थी। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा और परेश धनानी के नेतृत्व में लोकसभा और 2 उपचुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गुजरात की 26 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई और अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। गुजरात में कांग्रेस के लगातार निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर पार्टी के अंदर सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी के चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा और विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धनानी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद ANB न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कर्मकार कल्याण बोर्ड में अनियमितताओं और श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की सफाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर सत्ता का संघर्ष शुरू हो चुका है। ऐसा लगता है कि जल्द कुछ और निकलकर सामने आ सकता है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मीडिया से बातचीत में प्रीतम सिंह ने श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि सियासी महाभारत का अभिमन्यु आज भी जिंदा है। मंत्री ने यह बता दिया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से गलत तरीके से हटाया। बोर्ड की नई कमेटी मामले उठा रही है। अस्पताल के नाम पर 20 करोड़ की राशि का मामला यह स्पष्ट कर रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। कांग्रेस इस बात को लंबे अरसे से कह रही है, अब यह फिर सामने आ गया। सत्ता में बैठे लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। NH 74 मुआवजा घपले की CBI जांच न होना, लोकायुक्त का गठन से कन्नी काटने से भ्रष्टाचार को लेकर सरकार का रुख साफ हो रहा है। मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों की हाईकोर्ट ने पुष्टि की, लेकिन सरकार इन आरोपों की जांच से कन्नी काट गई। वहीं हरिद्वार में कुंभ को लेकर निर्माण कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की बात खुद क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के 6 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान विधायकों ने कहा कि लोकतंत्र में लोकसभा और विधानसभा की कुछ मर्यादा होती है। हमारे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला से बीजेपी के कुलभूषण गोयल का पर्चा भरवाकर और पार्टी का ऑफिस खुलवाकर प्रचार किया। स्पीकर ने सारी मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया। तो साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा स्पीकर के पद से इस्तीफा देकर पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार के लिए प्रचार करें। विधायक जगमीत मलिक ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष तमाम कायदे कानून विधानसभा में लागू करते हैं, लेकिन खुद पर लागू नहीं करते। विधायकों ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को क्रूरता से कुचलने की कोशिश कर रही है। जो मामला है उसमें हमारे माननीय स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिन्होंने पंचकुला से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल का नॉमिनेशन फाइल करवा के खुलेआम पार्टी का प्रचार किया और दफ्तर का उद्घाटन किया, पार्टी का प्रचार किया और स्पष्ट तौर पर पार्टी के लिए काम किया और लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी पार्टी की तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। और ये जो है केवल होना नहीं चाहिए, लोगों को भी दिखना चाहिए कि वाकई ये निष्पक्ष है। किसी पार्टी के प्रति इनकी अध्यक्ष बनने के बाद कोई जो है वो नहीं रही। तो मैं इसमें जो पार्टियों की गतिविधियों का इन्होंने भाग लिया है, इससे सारे नियमों को ताक पर रख के, सारी मर्यादा और मान्यताओं को ख़त्म करके और सारा रेस्पेक्ट और डिग्निटी ऑफ द चेयर जो विधानसभा के अध्यक्ष की होती है उसको। चंडीगढ़ में कांग्रेस के आधा दर्जन विधायकों की ओर से मीडिया को संबोधित किया गया और इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से इस्तीफा देने की बात कही और इस विषय पर
जानकारी देते हुए कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा कि हम ज्ञानचंद गुप्ता से कहना चाहेंगे कि अध्यक्ष पद को छोड़कर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार खूब करें, लेकिन अध्यक्ष पद की मर्यादा और गरिमा को तार तार ना करते हुए। विधायकों की ओर से पत्रकार वार्ता की गई है, क्यों ये पत्रकार वार्ता की गई, ये किस विषय पर रही, ये चर्चा करते हैं। विधायक दल के उपनेता हैं आफ्ताब अहमद हमारे साथ। सर, किस मुद्दे को लेकर पत्रकार वार्ता की गई? आज ये विशेष पत्रकार वार्ता जो है हरियाणा में हो रहे निकाय चुनाव और शायद प्रजातंत्र में एक लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष की एक अपनी मान्यताएं हैं, एक मर्यादाएं हैं कि वो चुनाव में पार्टी और का प्रचार और प्रसार नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से कल हमारे अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने वहाँ दफ्तर का उद्घाटन बीजेपी कार्यालय का किया, कैंडिडेट के साथ बैठ के खुलेआम ट्रैक्टर में जाके पर्चा भरवाने का काम किया, पर्चा जो है ऑफिस में जाके पर्चा भरवाने का काम किया, उनसे वोटों की अपील करी गई। ये जो है उस अध्यक्ष पद की जो पद है उसकी गरिमा को, उसकी मर्यादाओं को तार तार करता है। और हम ये कहते हैं कि उन्हें प्रचार और प्रसार करने का अपनी पार्टी का शौक है तो करिए, लेकिन अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए और अपना खूब प्रचार प्रसार करिए। इस अध्यक्ष पद की गरिमा, इसकी मर्यादा को तार तार ना करें, यही इस आज की प्रेस वार्ता का मुद्दा था। जी सर। तो सर, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, काफ़ी लंबा हो गया ये आंदोलन, क्या लगता है आपको कि ख़त्म होने की कब तक की संभावना है? सरकार की मंशा से क्या लगता है कि ये जो कानून है ये वापस लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? मैं ये मानता हूं कि आज 21वां दिन है। केंद्र सरकार की, बीजेपी की एक खास आदत रही है कि वो हर एक जो वार्ता है उसमें हठधर्मिता दिखाती है, अपनी बात को ही रखती है कि हम सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज लाखों करोड़ों किसान अगर सड़क पे है, इतनी कड़कती ठंड में 6 डिग्री टेम्परेचर में हजारों लाखों किसान आज सड़क पे है, वो एक जायज़ बात को लेके है। और यही नहीं, किसी धर्म, जाति या क्षेत्र या भाषा से आज किसान नहीं, उससे ऊपर उठ के ये आंदोलन चल गया है। और हम ये मानते हैं उनकी बात बिल्कुल जायज़ है। अपनी वार्ताओं में भी वो ये बात मानते हैं कि हाँ, हमने ये बदलाव कर सकते हैं, प्रस्ताव भी करते हैं, लेकिन अपनी हठधर्मिता के आगे, अपनी हट के आगे वो सोचते हैं हमारी जो है लोकतंत्र में जो हमें लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए उसे ना करके अपनी जो है एक अधिकार इस्तेमाल करना चाहती है कि हम सत्ता में हैं, हम सत्ता में हट अपनी में रहेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। और जिस तरीके से दुष्प्रचार करने का जो कर रहे हैं किसान के साथ, कभी उनको किसी संगठन का लेबल लगाते हैं, कभी उनको किसी दूसरे नाम से खाते हैं, किस तरीके से उनकी मंशाओं पर सवाल उठाते हैं। आज हठधर्मिता छोड़ के भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को उनसे बातचीत करके तुरंत उनकी बातों को मान के ये काले कानून वापस लें और फिर से नए कानून बनाएं जो किसानों के हित में हों, उनसे सलाह मशवरा करके हों और जिससे ये आंदोलन और किसान की बात को जो है मान के उसके आगे हठधर्मिता ना करें। सर, एसवाईएल का भी एक मुद्दा सर, एसवाईएल का भी है, अब जो विषय उठा है कि एसवाईएल पंजाब से हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए। दूसरा सवाल इसी से आपसे है कि आप विधानसभा में विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, अल्पमत में सरकार के लिए कह रहे हैं, तो ये क्या विषय है? हम ये दिखाना चाहते हैं कि लोगों के बीच में जाके किस तरह की नेता और एमएलए जो है अलग अलग बातें करते हैं, वहाँ जाके समर्थन करते हैं और यहाँ आके कुछ और बयान देते हैं। लोगों को पता लगे कि कौन उनके समर्थन में, कौन उनकी बात को साथ दे रहा है, कौन उनके साथ धोखा कर रहा है। एसवाईएल के लिए भी मैं ये कहूँगा, आज सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है केंद्र सरकार को और उनको फैसला लेना चाहिए, वो तो लेते नहीं। अब मुद्दे को भटकाने के लिए और उसको करने के लिए आज ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, बीजेपी का अपना स्ट्रेटेजी है कि ध्यान भटकाओ जनता को असली मुद्दे से और दूसरे मुद्दों पे ले जाते। शुक्रिया। तो ये थे विधानसभा के उपनेता आफ्ताब अहमद, जिन्होंने कहा कि बीजेपी इस समय एसवाईएल का मुद्दा जो उठा रही है वो इस किसान आंदोलन को भटकाना चाहती है। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ चंडीगढ़ से एएनवी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक। अगली खबर सोनीपत से, जहां पर नगर निगम चुनाव को लेकर अब प्रत्याशियों ने कमर पूरी तरह से कस ली है। वहीं अब प्रत्याशी वोट मांगने के लिए निकल चुके हैं। नगर निगम में शामिल बिस्मिल समेत आसपास की कॉलोनी के लोग नगर निगम की लापरवाही के चलते लंबे समय से परेशान हैं। वहीं सीवरेज ठप होने और गंदा पानी ओवरफ्लो होने से गंदा पानी घरों और मंदिरों में घुस जाता है
और इस दौरान लोगों का कहना है कि इस मामले पर कई बार प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकल रहा। तो साथ ही कहना है कि गंदा पानी भरने से वाहनों पर चलने वालों को भी काफी परेशानियां उठानी पड़ती है, जिसके बाद लोगों ने नगर निगम के चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया। लोगों ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि नगर निगम टैक्स की वसूली करता है। उधर गुजरात के 1 दर्जन से ज्यादा अस्पतालों के इंटर्न डॉक्टरों ने वजीफा में वृद्धि और कोविड-19 ड्यूटी पर तैनाती के दौरान 1000 रुपए दैनिक भत्ते के रूप में देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। इंटर्न डॉक्टरों ने सरकार से वर्तमान वजीफा राशि 12,800 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने और कोविड वार्ड विभाग में ड्यूटी के दौरान 1000 रुपए का दैनिक भत्ता देने की मांग की। धरने पर बैठे इंटर्न डॉक्टरों ने दावा किया कि वर्तमान में वजीफा के रूप में दी जा रही राशि अन्य राज्यों की तुलना में कम है। और हमारी मुख्य 3 मांगे हैं, जैसे कि दूसरे स्टेट में स्टाइफंड दिया जाता है इंटर्न डॉक्टर्स को, गुजरात में भी दिया जाता है, पर वो स्टाइफंड कि जो दूसरे स्टेट में बहुत ज़्यादा दिया जाता है और हमारे यहाँ कम है। कोविड की वजह से दूसरे स्टेट में स्टाइफंड बढ़ाया भी गया है कुछ स्टेट में। गुजरात पूरे देश में स्टाइफंड के मामले में 15वें नंबर पे आता है, जो कि एक डेवलप्ड स्टेट होने के बाद भी 15वें नंबर पे आना थोड़ा हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारी मुख्य ये मांग है कि हमारा स्टाइफंड जो अभी 13,000 है वो बढ़ा के 20,000 कर दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जैसे मेडिकल ऑफिसर को कोविड ड्यूटी करने के बाद बॉन्ड में से मुक्ति दी जाती है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है कि आपको मेडिकल के बाद इतने साल तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ़र्ज़ निभानी होती है, वो बॉन्ड में से हमको भी इंटर्न डॉक्टर्स को भी मुक्ति दी जाए, क्योंकि हम लोग भी कोविड ड्यूटी कर रहे हैं। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जैसे अदर स्टेट्स में और गुजरात में भी म्यूनसिपैलिटी मेडिकल कॉलेज है, उसमें कोविड इंसेंटिव दिया जाता है। कोविड इंसेंटिव माने कि आप कोविड में ड्यूटी कर रहे हो तो आपको उस कोविड ड्यूटी के आपकी स्टाइफंड से अलग थोड़े रुपए दिए जाते हैं, जो दिल्ली में 8 आवर ड्यूटी के 1,000 रुपीज़ है और 12 आवर ड्यूटी के 2,000 रुपीज़ है। और यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी मेडिकल कॉलेज में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विदेशियों से ठगी में फर्जी कॉल सेंटर के 54 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 4 टीम लीडर सहित 9 महिलाएं शामिल हैं। आरोपित विभिन्न स्थानीय एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर अमेरिका और अन्य देश के लोगों को फोन करते थे और बाद में किसी अपराध में उनकी संलिप्तता बताकर कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर उनसे राशि ठग लेते थे। वे बिटकॉइन अथवा गिफ्ट कार्ड के माध्यम से रुपए हस्तांतरित करवाते। ठग अब तक 4,500 से ज्यादा से लोगों से करीब 100 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने कॉल सेंटर से 89 डेस्कटॉप, कंप्यूटर समेत सर्वर सेट इत्यादि जब्त किए। मास्टरमाइंड दुबई से कॉल सेंटर को संचालित कर रहा था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास के साथ छानबीन में जुट चुकी है। पुलिस का दावा है कि कॉल सेंटर पर की गई ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अनियेश रॉय ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि मोती नगर इलाके में एक अवैध कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा है। कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों की ठगी की जा रही है। टीम ने कॉल सेंटर पर छापा मारा। बहुत ही बड़े फेक कॉल सेंटर जो कि फॉरेन नेशनल्स, प्राइमरली यूएस नेशनल्स को टारगेट करता था, उसका पर्दाफाश किया, उसको बस्ट किया है और 54 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 9 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। ये जो कॉल सेंटर है ये वेस्ट दिल्ली के मोती नगर इंडस्ट्रियल एरिया से ऑपरेट कर रहा था और पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से अलग अलग जगहों से शिफ्ट होकर ऑपरेट कर रहा था। जो हमें जानकारी अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मिली है कि इस कॉल सेंटर के माध्यम से इन लोगों ने करीब 4,500 लोगों को चीट किया है पिछले 2.5 सालों में। और जो अमाउंट टेंटेटिव हमें समझ में आ रहा है जो इन्होंने इनसे फ्रॉड के थ्रू चीट किया है वो तकरीबन 90 से 100 करोड़ के आसपास का लगभग हमें लगता है। जो मोडस ऑपरेंडी ये यूज़ करते थे, जिसके माध्यम से ये फॉरेन नेशनल्स को चीट करते थे, इन लोगों ने फॉरेन नेशनल्स के सोशल सिक्योरिटी नंबर्स
का डेटा इन्हें मिलता था और उनके जो फ़ोन नंबर्स थे वो उनको मिल जाते थे। ये उन्हें एक प्री रिकॉर्डेड जो IVR मैसेजेस होते हैं वो भेजते थे वॉइस मेल के माध्यम से। जब वो फॉरेन नेशनल उस पर रिस्पॉन्ड करता था तो इनके पास कॉल यहाँ पे इंडिया में लैंड करती थी। उस कॉल में ये उसको ये बताते थे कि सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो बात कर रहे हैं और उस फॉरेन नेशनल का सोशल सिक्योरिटी नंबर और उससे लिंक जो बैंक अकाउंट्स हैं वो वहाँ पे क्राइम सीन पे पाए गए हैं, जो कि किसी ड्रग सिंडिकेट या इस तरह के बहुत ही गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ है। और इसकी तफ्तीश में मैक्सिको, कोलंबिया इस तरह की जगहों पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड देयर इज़ अ लाइक्लीहुड कि उन्हें तुरंत इसमें अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से उस व्यक्ति को डरा के, धमका के और ये कहते थे कि आपका जो इस सोशल सिक्योरिटी नंबर से लिंक्ड बैंक अकाउंट है वो फ्रीज़ हो जाएगा, उसमें जो पैसे हैं वो फ्रीज़ हो जाएंगे और आप अरेस्ट हो जाएंगे। ऐसी धमकी देने के बाद और अपने आप को एज सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल या जो वहाँ का जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके ऑफिशियल या US मार्शल्स के ऑफिशियल के तौर पे इम्पर्सनेट करके उसको ये ऑल्टरनेटिव देते थे कि या तो आप अरेस्ट होइए या फिर आपका जो ये लिंक्ड अकाउंट है इसके पैसे को आप सिक्योर कर सकते हैं, बिटकॉइन में ट्रांसफर कर सकते हैं। उधर चेन्नई एयर कस्टम ने एक पैसेंजर से 2 करोड़ 41 लाख की कीमत का 4 किलो 77 ग्राम सोना जब्त किया। एयरपोर्ट कस्टम विभाग के मुताबिक यात्री के पास से विदेशी मुद्रा बरामद की गई। मामले में पैसेंजर को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें 2 दिन पहले भी चेन्नई एयर कस्टम ने दुबई से आई इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में छानबीन के दौरान लगभग 23 लाख रुपए मूल्य का 463 ग्राम सोना जब्त किया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीमा शुल्क आयुक्त ने कहा कि एक खुफिया सूचना के आधार पर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान जो कि दुबई से आई थी उसकी तलाशी ली गई। टेप के साथ लिपटे पेस्ट के रूप में 406 ग्राम वजन वाले सोने से युक्त 2 पैकेट विमान की बॉडी वॉल के भीतरी पैनल में एक सीट के बगल में छुपाए गए थे। राजधानी दिल्ली में विदेशी नागरिकों को निशाना बनाने वाले घोटाले के सिलसिले में 54 लोगों को दिल्ली पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कानून के कर्मियों के रूप में विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया था। प्रबंधन एजेंसियों ने मोती नगर क्षेत्र से फर्जी कॉल सेंटर चलाकर और जांच एजेंसियों के अधिकारियों के रूप में विदेशी नागरिकों को धोखा देने के गिरोह का पर्दाफाश किया। अमेरिका और अन्य देशों से संबंधित नागरिकों को कानूनी मामले में फंसाने और इस्तेमाल करने की धमकी दी गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 6 बॉर्डर पर जिले भर की पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर एसपी ने खुद सड़क पर उतरकर रात भर संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग की। और इस दौरान एसपी धर्मवीर का कहना है कि क्रिसमस त्योहार को देखते हुए अभियान चलाया गया। वहीं पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि संदिग्ध वाहनों की तलाशी की जाए। अगर इस बीच किसी पर भी शक होता है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सर आज चौकीदारों को आपने स्वेटर और लाठी बांटी, क्या मकसद है इनका, क्या पूरा मामला? जनपद में करीब 750 ग्राम प्रहरी हैं, तो सर्किलवार ग्राम प्रहरी को बुलाया गया, उनको पुलिस के दायित्वों कर्तव्यों के बारे में ब्रीफ किया गया और जो शासन की तरफ से पैसा आया हुआ था तो उसमें इनको लाठी और स्वेटर इसका वितरण किया गया और इनको इनके दायित्व कर्तव्य से अवगत कराया गया। पुलिस विभाग के अविभाज्य अंग है और इनका स्थान कहीं भी बीट कांस्टेबल या हल्का प्रभारी से कम नहीं है। इन्होंने आज उत्तर प्रदेश के महोबा में पहाड़ों को तोड़ने के लिए लाए जा रहे बड़ी मात्रा में विस्फोट को पुलिस ने पिकअप से बरामद किया, तो साथ ही 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सभी से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया। आपको बता दें, थाना कबरई के कोतवाल दीपक कुमार पांडे की ओर से गठित टीम में शामिल दारोगा राजेश कुमार मिश्रा ने टीम के साथ रेलवे क्रॉसिंग ग्राम गोगोरा के पास दबिश दी थी और इसी दौरान यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आज सुबह
थाना कवरई की पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसे सूचना मिली कि एक पिकअप में विस्फोटक जा रहा है, तो राजेश मिश्रा चेक कर रहे थे। जो गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें 25 बोरी अमोनियम नाइट्रेट के कट्टे थे। उससे पूछा गया, जब और ज़्यादा चेक करने पर पता चला कि उसमें विस्फोटक भी है, ईडी और जो जिलेटिन होता है, 5,000 वो चीज़ें भी उसमें मिली। 3 आदमी मौके पर थे। उनका नाम हरनाथ यादव और जो ड्राइवर था मोहम्मद नईम उर्फ सालू, और उसके साथ राहज बहादुर जो उन्हीं के लिए लेबर का काम करता है। ये लोग थे उस समय 3 पर। जब उनसे पूछा गया कि किसके लिए काम करते हैं, तब उन्होंने बताया कि ये जो काम हम करते हैं शिवा यादव के और उनके मामा हरिराम यादव के लिए काम करते हैं। तो सर, ये पुराने लोग हैं, क्या माना जाए कि फिर से विस्फोटक कारोबारी हम पैर पसारने की फिराक में? नहीं, विस्फोटक का काम तो कंटिन्यू चल ही रहा है और पुलिस इस पर काम भी कर रही है। तो काफ़ी समय बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बुधवार को खेत के विवाद में दबंगों ने दलित परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दबंगों की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 महिलाएं शामिल हैं। फायरिंग की खबर फैलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी समेत आला अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। यह घटना थाना जलालाबाद के कसारी गांव की है। गोलीबारी की खबर फैलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में एसपी एस आनंद समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो लफड़ा हुआ और गोली मार दे खाली खामे मैंने छत पर में। किसके लगी गोली? आदराम के लगी और दरकपाल के लगी और बबली के लगी। गोली से खत्म कौन हुआ? दरकपाल। अच्छा, लला देवी की लगी गोली। एक बाहर का बंदा जलालाबाद चलाने वाले कौन लोग थे? जलालाबाद बंदा तो ठाकुर लोग। इसमें मौके का निरीक्षण हम लोग द्वारा कर लिया गया है और 3 इसमें अभियुक्त हैं, जिनमें से 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो आला कत्ल था वो भी बरामद हो गया है। जो पीड़ित परिवार है उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ फोर्स की तैनाती कर दी गई है, ताकि कोई ऐसा अनरेस्ट ना हो। जहाँ तक परिवार के मदद की बात है, वहाँ जो एफआईआर के लेवल पे जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो देय धनराशि है, उसका तत्काल भुगतान कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जो एफआईआर लेवल पे मिलता है। जितना जल्दी हो पाए इसमें चार्जशीट करके जो शेष धनराशि है वो भी पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे इस पर कोई और अप्रिय घटना न हो। निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं और यहाँ लोगों के अंदर एक विश्वास और सुरक्षा की भावना रहे। उधर महाराष्ट्र में शिवाजीनगर में पुणे नगर निगम के जैम्बो कोविड केयर सेंटर में विभिन्न स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को केवल आधे महीने का वेतन मिला है। कर्मचारियों ने पूर्ण वेतन की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर धरना दिया। दरअसल जंबो अस्पताल के कर्मचारियों को सितंबर और अक्टूबर में उनकी आधी तनख्वाह दी गई। शिवाजीनगर के जंबो कोविड अस्पताल में कार्यरत नर्स, वार्ड बॉय और पैरामेडिक्स बुधवार को अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने सड़कों पर उतर गए। नर्सों ने वेतन हमारा अधिकार है चिल्लाते हुए पूर्ण वेतन की मांग की। अब फोकस इस बात पर है कि अस्पताल प्रशासन आगे क्या फैसला करेगा। हम इसलिए बाहर है क्योंकि हमारा 3 महीने से उन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट किसी का 35,000 है, किसी का 45,000 है, लेकिन उसमें से उन लोगों ने हमारा आधी भी नहीं सैलरी, मतलब किसी महीने 15,000, किसी महीने 17,000, किसी महीने 20,000 ऐसे सैलरी किया है। और जो सैलरी डिडक्ट हुआ है वो बोलते हैं कि पीएमसी ने डिडक्ट किया है आपका सैलरी, इसलिए नहीं हुआ है, लेकिन उसका कोई भी रिटर्न लेटर वगैरह रहता है, वैसा कुछ भी नहीं दिया है उन लोगों ने हमें। कितने महीने से ऐसे ये इशू चल रहा है? ये स्टार्ट से ही इशू चल रहा है। लाइफलाइन का कॉन्ट्रैक्ट है, तब से हमें 18,000 मिला है, 21-22,000 इतना ही मिल रहा है, वो भी टाइम पे नहीं। हमको 10 का डेट दिया है, बट 10 को कभी भी सैलरी हुआ है नहीं। 25 ये कंप्लेंट एडमिनिस्ट्रेशन से आपने किया था? हाँ, हमने सब ने जाके मिला है। हम एवरी टाइम पूछते हैं हमारा पेमेंट कब होगा, तभी भी उन्होंने हमको सैलरी क्लियरेंस कभी भी नहीं किया है। और सैलरी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो हमको इग्नोर किया है उन्होंने। कुछ नहीं है, जो हमारा सैलरी बताया गया है वो सैलरी हमें हमारे टाइम पे दिया
देना चाहिए उन्होंने, इतना ही हमारा बोलना है। लेकिन ये अभी तक 3 महीने में एक भी बार हमारा सैलरी अच्छे से दी गई नहीं है। कभी 18,000, कभी 20, फिर भीख मांगने जाओ उनसे कि कब दोगे, फिर वो बोलेंगे अभी नहीं अगले मंडे, अभी नहीं अगले मंडे। ऐसा बोलते बोलते 1 महीना चला जाता है। अगले महीने में हमारे 10-20 हज़ार उनके पास बैलेंस है, वो अभी तक मिले नहीं। और ये नवंबर का सैलरी, पूरा सैलरी उनके पास। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के विवादित मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। यह आदेश महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार को झटका माना जा रहा है। पिछले वर्ष हारे में इस प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद इसे कांजूर मार्ग पर बनाने का फैसला किया गया। अब इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को यथास्थिति बनाए रखने को कहा। तो वहीं इसको लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले पर मंथन किया जाएगा और इसके बाद सीएम फैसला लेंगे। में आगे की प्रोसेस ये हो जाएगी, क्योंकि ये अभी हुआ है। उसके बारे में खुद चीफ मिनिस्टर बाकी उनके साथियों को लेके, ऑफिसर्स को लेके, एजी का भी उसके बारे में क्या कहना है, लॉ डिपार्टमेंट का क्या कहना है, ये सब मालूमात करके आगे का डिसीजन लीजिएगा। अभी मैंने बताया ना, लॉ डिपार्टमेंट, एजी का सलाह, हमारे बाकी ऑफिसर्स के बारे में चर्चा, हमारे बाकी जो सीनियर मिनिस्टर उनके साथ चर्चा, ये सब करके जो काम शुरू करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर राजस्थान में अगले 3 दिन तक ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर राजस्थान, बिहार और हरियाणा में सुबह और शाम को घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तरी राज्यों में न्यूनतम तापमान में पिछले कुछ दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। वहीं दिल्ली में कपकपाती ठंड का दौर जारी है। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है और इसके साथ कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा दक्षिण के तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 16 से 18 दिसंबर के बीच भारी बारिश हो सकती है। वहीं केरल में 17 से 18 दिसंबर के बीच बारिश होने का अनुमान है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। थकावट, संतानहीनता, मानसिक दूरी, पारिवारिक अशांति, शारीरिक अक्षमता, समस्याएं बहुत सी हैं, पर इन सब से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो। ये है कामा गोल्ड, पुरुष की शक्ति का गुप्त रहस्य। खास वक्त में एक नारी को संतुष्ट करने के लिए उत्तेजना काफी नहीं है, जरूरी है स्टेमिना। वही स्टेमिना और आत्मविश्वास बढ़ाने में आपकी मदद करेगा ये कामा गोल्ड। यौन उत्साह के लिए जरूरी होती है मिनरल्स और विशुद्ध आयुर्वेदिक शक्ति की, जो कि भरपूर मात्रा में है इस कामा गोल्ड में। आजकल की कर्मव्यस्त जीवन और काम की थकान की वजह से यौन क्षमता कम हो जाती है। यही आजकल की पुरुषों की एकमात्र समस्या है और इस समस्या से मुक्ति दिलाने आया है कामा गोल्ड।